राधे राधे सभी को। आशा है आप सब कुशल मंगल होंगे और घर पे इस समय पढ़ रहे होंगे। आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है इस जीके पीवाई की सीरीज़ का, वो रहने वाला है 17 सितंबर की शिफ्ट नंबर 2 के 25 क्वेश्चंस। और हम हर क्वेश्चन को उसके जो ऑप्शन के थ्रू हैं उसके साथ जो भी पॉइंट्स रिलेटेड हैं, जो भी फैक्ट्स रिलेटेड हैं, उन सब के साथ हम डिस्कशन करते हुए अपना ये सेशन लेके जाएंगे। तो बिना देरी करे आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। बढ़ने से पहले जो हमारा थीम श्लोक है उसको एक बार मन में दोहरा लेंगे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। और इस श्लोक के साथ हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन जो है वो पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द हाईएस्ट हिंदू पॉपुलेशन आफ्टर इंडिया। ऑप्शन है भूटान, श्रीलंका, म्यांमार या नेपाल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नेपाल। और कितनी परसेंट पॉपुलेशन है नेपाल में? वो है 81.3% पॉपुलेशन। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। साथ में ये भी याद रखना है कि ये एक एकमात्र कंट्री है, एक ओनली हिंदू कंट्री इन दी वर्ल्ड है ये। ठीक है, बाकी सब जगह जो है आपने देखा होगा कहीं पे इस्लाम रिलीजन्स के लोग ज़्यादा हैं, कहीं पे बुद्धिज़्म के लोग ज़्यादा हैं। तो ओनली हिंदू कंट्रीज इन दी वर्ल्ड में जो एक है वो है नेपाल। ठीक है, ये बात का आप रखेंगे ध्यान। और साथ साथ इंडिया में हम देख लेते हैं कि इंडिया में कौन कौन से रिलीजन हैं। ठीक है, तो पॉपुलेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, ठीक है, देख लेते हैं हम एक बार। इंडिया में हिंदू देख लेते हैं। हिंदू कितना है, मुस्लिम कितना है, क्रिश्चियन कितना है, सिख, बुद्धिस्ट और जैन। तो आपको पता है या आपको पता होगा कि हिंदू जो है वो है 79.8%, मुस्लिम है 14.2%, और इंडिया की बात हो रही है यहाँ। ठीक है, और क्रिश्चियन जो है वो 2.3% है। फोर्थ नंबर पे जैन है, सिख है जो कि 1.7% है। बुद्धिज़्म के जो लोग हैं वो 0.7% है। और वहीं जैन की बात करें तो ये 0.4 है। साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि जो जैन कम्युनिटी है ये हाईएस्ट इसकी लिटरेसी है अमंग दी अदर रिलीजन्स। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या कि हिंदी पॉपुलेशन मैक्सिमम कौन से स्टेट में है? तो मैक्सिमम हिमाचल प्रदेश में है। ऐसे ही जो ये है क्रिश्चियन, ये मैक्सिमम कहाँ पे है? मैक्सिमम ये केरला में है, ये पता होना चाहिए। और बुद्धिज़्म और जैनिज़्म ये दोनों जो मैक्सिमम है ये महाराष्ट्र में है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। साथ साथ मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में एक फैक्ट आपको पता होना चाहिए, क्या कि ये एकमात्र पॉपुलेशन है जिसकी ग्रोथ रेट जो है वो पॉजिटिव है ओवर द ईयर्स। बाकी सबकी नेगेटिव है, सिर्फ मुस्लिम ऐसी कम्युनिटी है जिसकी ग्रोथ रेट जो है वो पॉजिटिव में है। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एम्स ऑफ नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर NMSA ऑफ इंडिया आर करेक्ट? टू मेक एग्रीकल्चर मोर प्रोडक्टिव, टू मेक एग्रीकल्चर मोर सस्टेनेबल, टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो आप ये देख सकते होंगे कि ये जो तीनों ऑप्शन हैं ये तीनों आपस में इंटरलिंक हैं और तीनों सही हैं। ठीक है, तो 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। ठीक है, साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज़, NMSA जो है ये जो स्कीम है इसके बारे में आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो है ये आपको पता होना चाहिए किसके अंडर आता है। ये आता है NAPCC, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। इसके अंदर आता है। और ये कब फाउंड हुआ था या फिर कब स्टार्ट हुआ था? तो ये हुआ था 2014 या 15 में।
ठीक है। और इसका एम क्या है ये आपको पता होना चाहिए। वैसे तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि टू मेक एग्रीकल्चर मोर प्रोडक्टिव, टू मेक एग्रीकल्चर मोर सस्टेनेबल और टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो कहने का मतलब क्या है, बेसिकली ये लॉन्च हुआ था, जिसका मेन मोटो जिसकी वजह से लॉन्च हुआ था वो था बेसिकली एनहांस करना क्लाइमेट रेजिस्टेंस, प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी इन एग्रीकल्चर। ठीक है, ताकि ग्रोथ आपकी अच्छी हो, प्रोडक्टिव हो और जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपको हेल्प मिले, उस चीज़ के लिए ये लॉन्च हुआ था। टू एनहेंस क्लाइमेट रेजिलेंस, क्लाइमेट रेजिलेंस मतलब कि किसी भी क्लाइमेट में उपजाऊ, प्रोडक्टिविटी। ठीक है, मतलब क्लाइमेट से इफेक्ट ना हो कि बारिश हो रही है तो हम ये नहीं कर पाएँ, सर्दी ज़्यादा पड़ रही है तो हम ये नहीं कर पाएँ, वैसे वाला। ये इसका मेन मोटिव था, सस्टेनेबिलिटी इन एग्रीकल्चर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, किसके बारे में, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में। साथ साथ ऐसी एक और स्कीम है, उसका नाम क्या था, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये भी एक है। इसका मोटो है, इसका मोटो आपको याद रखना चाहिए, इसका मोटो है मोर क्रॉप पर ड्रॉप, मोर क्रॉप पर ड्रॉप, ये इसका मोटो है। कब लॉन्च हुई थी ये लॉन्च हुई थी 2006 में। और किसके अंडर आती है, और अच्छा पहली बात ये है कि एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब कि क्या है, पूरा जो खर्चा है वो सरकार देखेगी, सेंट्रल वाली। ठीक है, और तीसरी बात किसके अंडर आती है, ये आती है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन के अंडर, कल्चर एंड कोऑपरेशन के अंडर आती है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, किसके बारे में, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठीक है, तो इतनी सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं आगे थर्ड क्वेश्चन पे। हु अमंग द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पर्सन इज डेजिग्नेटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ निश्चय मित्र। ये जो स्कीम है, ये जो इनिशिएटिव है, इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ये पूछा गया है। एन इनिशिएटिव, ये क्या है, एन इनिशिएटिव अंदर अंडर प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, किसने लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है, ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन नवंबर 2022। तो तीन चार चीज़ें आपको पता चल गई इसके बारे में। क्या पता चल गई कि जो निश्चय मित्र है ये इनिशिएटिव है किसके लिए, टीबी के लिए, टीबी से मुक्ति के लिए, या फिर प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंदर आता है। ठीक है, और कौन सा डिपार्टमेंट इसके संभाल रहा है, इसको संभाल रहा है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और कब स्टार्ट हुआ, 2022 में स्टार्ट हुआ। आपको पता होना चाहिए टीबी को हम बोलते हैं किस नाम से, वाइट प्लेग के नाम से। ठीक है, ये आपको पता होगा। और कौन सा बैक्टीरिया जो है इसको इससे होता है, वो है, मतलब इससे कौन से बैक्टीरिया से ये होती है, तो ये उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये इसका नाम है। ठीक है, और कौन ब्रांड एम्बेसडर बना है, तो ये बनी है दीपा मलिक। ठीक है, साथ दीपा मलिक के बारे में आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि ये पहली वुमेन है जिन्होंने एक मेडल जीता है, फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने जो पैरा ओलंपिक्स होते हैं उसमें कोई मेडल जीता है, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन a medal in पैरालंपिक गेम्स। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए दीपा मलिक के बारे में। जैसे कि केडी यादव हैं वैसे नॉर्मल केस में, ठीक है, ओलंपिक्स के केस में। और अच्छा, एक और क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, एक एम्बेसडर पूछा गया था कौन से अभियान का, वो पूछा गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, सॉरी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो इनिशिएटिव है इसका एम्बेसडर किसको बनाया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसकी एम्बेसडर हैं पिंकी, ये आपको नाम याद रखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एसएससी द्वारा, आप चेक कर सकते हैं। चलते हैं आगे। व्हाट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम जीडीपी टू अराइव एट एनडीपी।
तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम क्या घटाएं, तो हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ना, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिल जाता है। आपको मैंने बताया है अगर हमें ग्रॉस से नेट में आना है तो क्या घटाना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन घटाना पड़ेगा। क्या घटाना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन। वहीं अगर हम डोमेस्टिक से नेशनल में पहुंचते हैं, जीडीपी से जीएनपी में आते हैं, तब हमें जीडीपी में एनएफआईए नेशनल फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड ऐड करना होता है। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, साथ साथ आपको क्या पता होना चाहिए कि दो तरह की जीडीपी होती हैं, टू टाइप्स ऑफ जीडीपी, है ना। एक को बोलते हैं रियल, एक को बोलते हैं नॉमिनल। अब दोनों में फ़र्क क्या है मैं आपको ये बताता हूँ। रियल जीडीपी वो जीडीपी होती है जो कि इन्फ्लेशन से इन्फ्लेशन के टाइम पे एडजस्ट हो जाती है, एडजस्टेड टू इन्फ्लेशन कह सकते हो आप। और जो नहीं होती है उसको बोलते हैं नॉमिनल, नॉट एडजस्टेड। ठीक है, इसका मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लेते हैं एक फैक्ट्री थी, ठीक है, लॉलीपॉप बनाने की एक फैक्ट्री थी। ये मान लेते हैं एक फैक्ट्री है, ये लॉलीपॉप बनाती थी। ठीक है, 2014 की बात है। ठीक है, ये 100 लॉलीपॉप बनाती थी, है ना, और हर लॉलीपॉप 2 रुपये में देती थी। तो इसका नेटवर्थ कितना है, इसका 200 रुपये हो गया, इसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में, इतना समझो आप। ठीक है, वही फैक्ट्री 200 रुपये का अभी भी प्रोडक्शन कर रही है, 200 रुपये अभी भी जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रही है। बट फर्क यह है कि उसने लॉलीपॉप की कीमत 5 रुपये कर दी, तो अब वो चीज़ें कितनी बना रही है, चीज़ें बना रही है 40, है ना। कंट्रीब्यूशन अभी भी 200 रुपये का है, लेकिन पहले जो 100 चीज़ें बनाती थी अब 40 चीज़ें बना रही है, है ना। और दाम उसका वही का वही है, मतलब कंट्रीब्यूशन जो है वो सेम का सेम ही है अभी भी जीडीपी में। तो एक्चुअल में क्या जीडीपी में इंक्रीमेंट हुआ है, क्या जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बढ़ा है, तो आप इस केस में बोलोगे नहीं, बल्कि ये एडजस्ट हो गई है इन्फ्लेशन के, है ना। पहले 2 रुपये था, अब 5 रुपये हो गया, तो दाम उतने का उतना है, लेकिन इसको आप एडजस्टेड मानोगे। तो ये क्या है, एक तरह से रियल जीडीपी का एग्जाम्पल है। और जो नहीं एडजस्ट होती है ना, तो उसको हम नॉमिनल मानते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और एक चीज़ और, अब हम पता कैसे लगाएंगे कि मतलब कि एक्चुअल में क्या है, जीडीपी की क्या वैल्यू है, या फिर क्या उसका प्राइस इंडेक्स है। तो इसको चेक करते हैं हम जीडीपी इन्फ्लेटर डिफ्लेटर की जगह फॉर्मूले से, जिसको हम प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं, है ना। तो ये इन्फ्लेशन नाम की हवा जो है ये निकल जाती है, इससे हमें एक्चुअल पता चल जाता है कि एक्चुअल में क्या है। तो इसको निकालते हैं हम नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100 करके ये निकालते हैं हम इन्फ्लेशन वाली हवा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। साथ साथ एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि ग्रीन जीडीपी क्या होती है। ग्रीन जीडीपी पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ग्रीन जीडीपी क्या है, ग्रीन जीडीपी है जीडीपी एडजस्टेड टू इन्वायरमेंटल फैक्टर, एडजस्टेड टू इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। तो इन्वायरमेंट की वजह से जो जीडीपी एडजस्ट हो जाती है उसको हम बोलते हैं ग्रीन जीडीपी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, चलते हैं आगे। इंदिरा पीपी बोरा इज अ पद्म श्री अवार्डी 2020 फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू विच ऑफ द क्लासिकल डांस। किस क्लासिकल डांस से ये संबंधित है। अब आप ये नाम देखो, ये नाम आपको कहाँ का लग रहा है। कथक यूपी का है, कुचिपुड़ी आंध्र का है ना, भरतनाट्यम केरला का है। तो ये आपको किस तरह का नाम लग रहा है, क्या ये साउथ का नाम लग रहा है आपको, क्या ये यूपी साइड का नाम लग रहा है, ये किस तरह का नाम लग रहा है, ये असमीज नाम लग रहा है। तो ये संबंधित है आसाम से, पीपी बोरा। ठीक है, क्योंकि सत्तरिया कहाँ का है, आसाम का है। और सत्तरिया के बारे में क्या पता होना चाहिए कि ये जो भगवान शिव हैं उनको डिनोट करता है, उनके लिए डिवोटेड है।
ठीक है। साथ साथ ये आप ऐसे कर सकते हो, ये जो है रिसेंट क्लासिकल डांस है जिसको ऐड किया गया था कब, सन 2000 में। ठीक है। इसके फाउंडर माने जाते हैं शंकर देव, जिन्होंने 6 प्ले भी लिखे हैं। ठीक है। साथ साथ इससे संबंधित कौन कौन से हैं आपके फॉर्म्स, आप इनके संबंध इससे संबंधित बोर गीत हैं, अंकिया नाट भी इसी से संबंधित है ना। और भावना भावना ये भी फॉर्म जो है ये किससे संबंधित है, ये भी इसी से संबंधित है, सत्तरिया से। साथ साथ हमसे कंपोनेंट भी देख लेते हैं। मतलब एक तो हो गए हमारे पीपी बोरा सर, और कौन कौन हो गए, और हो गए जतिन गोस्वामी। ठीक है, ये नाम आपको याद रखने हैं। भूपेन हजारिका के बारे में हमें बहुत सी चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एक बार मैं उसको आपको बता दूंगा कि क्या क्या है। इनको पद्मश्री कब मिला, ये सब कब मिला। एक है मोनोग्राम दत्ता, इंदिरा बोस तो देख लो, और हैं गुरु घना कंटा बोरा। ठीक है। अब हम देख लेते हैं भूपेन हजारिका के बारे में कुछ फैक्ट्स कि इनको पद्मश्री वगैरह कब कब मिला है। ऑलरेडी हम देख चुके हैं, बस फिर मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। भूपेन हजारिका, ठीक है। पहला चीज़, इनका टाइटल पता होना चाहिए, इनको कौन सा टाइटल से सम्मानित किया गया। इनको बोला गया बार्ड ऑफ ब्रह्मपुत्र। क्यों बोला गया, क्योंकि इनके लेख में ब्रह्मपुत्र पुत्र आया फिर। ठीक है, क्योंकि इनके लेख में नदियों का जिक्र है, ब्रह्मपुत्र का जिक्र है ना, नदी का जिक्र है, तो इसलिए इनको बार्ड ऑफ ब्रह्मपुत्र बोला गया। साथ साथ इनके जो अवार्ड हैं, इनको इनको बहुत सारे अवार्ड मिले, जैसे कि इनको पद्मश्री भी मिला है, पद्म भूषण भी मिला है, पद्म विभूषण भी मिला है, भारत रत्न से भी इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, और इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिला हुआ है। कब मिला है ये आपको नोट करना है। ये मैं ऑलरेडी एक बार करवा चुका हूँ, लेकिन आपको फिर भी करवा दे रहा हूँ ताकि आपको रिवाइज हो जाए एक बार। पद्मश्री जो मिला है वो मिला है 1977 में। पद्म भूषण मिला है इनको 2001 में, विभूषण मिला 2012 में। ठीक, भारत रत्न की बात करें तो भारत रत्न मिला इनको 2019 में, और दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो मिला है इनको 1992 में मिला है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए रिलेटेड टू भूपेन हजारिका। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पूछता है फॉलो ऑन जो टर्म है वो किस क्रिकेट फॉर्मेट से रिलेटेड है। पहली बात तो ये पता चाहिए फॉलो ऑन जो है वो क्रिकेट से एसोसिएटेड है। किससे एसोसिएटेड है, ओनली T20 मैच, ओनली टेस्ट मैच, ओनली वनडे मैच, या फिर बोथ टेस्ट एंड वनडे मैच। तो ये एसोसिएटेड है टेस्ट मैच से। आपको पता है टेस्ट मैच में 2 इनिंग्स होती हैं। ठीक है, 2 इनिंग्स होती हैं, मतलब एक टीम है वो 2 इनिंग्स खेलेगी, तो टोटल जो है 4 इनिंग्स होती है। 5 दिन का मैच होता है, 5 दिन का मैच होता है, 90 ओवर पर डे फेंके जाते हैं। ठीक है, और 1 घंटे में 15 ओवर फेंके जाते हैं, 15 ओवर इन 1 आवर फेंके जाते हैं। ठीक है, तो जब पहली टीम ने बहुत ज़्यादा स्कोर कर दिया और दूसरी टीम कम रन पे आउट होगी, है ना, और मतलब कि एक फॉलो ऑन का टारगेट रखा जाता है कि सपोज एक टीम ने 600 रन बनाए। ठीक है, तो 320 या 300 रन आपका फॉलो ऑन रखा जाएगा। अगर आपकी टीम जो है वो 300 रन से कम में आउट हो गई तो आपको वापस दोबारा मौका दिया जाएगा। वैसे नॉर्मली क्या होता है, जैसे सपोज एक टीम ए है, एक टीम बी है, तो पहले पहले जैसे टॉस जीती है, इसने बैटिंग दी, तो पहले ए टीम खेलेगी, फिर बी टीम खेलेगी, फिर ए टीम खेलेगी, फिर बी टीम खेलेगी, ऐसे होता है। लेकिन मान लो कि ए ने 600 स्कोर बनाया और फॉलो ऑन का जो टारगेट है वो रखा 300, ये आउट होगी 220 पे, तो अब वापस ए को चांस नहीं मिलेगा, वापस बी खेलने का चांस है। मतलब ए टीम डिसाइड कर सकती है कि फॉलो ऑन देना है कि नहीं देना है। अगर दिया तो बी टीम वापस खेलेगी और ए टीम लास्ट में खेलेगी, और नहीं दिया तो वापस ए टीम खेलेगी, फिर बी टीम जो है टारगेट चेस करेगी। इस तरह से होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और जो इस साल 2025 में जो टेस्ट चैंपियनशिप हुई है वो कौन जीता है, ये आप मुझे बता देंगे, है ना, और किसको हरा के जीता है, कौन सी टीम जीती है और किसको हरा के जीती है। तो आपको पता होना चाहिए ये जो जीती है वो साउथ अफ्रीका जीती है।
साउथ अफ्रीका का ये पहला कोई ट्रॉफी थी, किसके खिलाफ जीती थी? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीती थी। ठीक है, ये जीती थी, लिख देता हूँ मैं। ठीक है, और जैसे फॉलो ऑन है वैसे और कौन कौन सी टर्म्स होती हैं क्रिकेट में, ये आपको बताना चाहिए। जैसे कि इनिंग्स, अभी मैंने बताया, लेग बिफोर विकेट, वाइड बॉल, नो बॉल, वाइड बॉल, नो बॉल, विकेट कीपर, ये सब इसी के टर्म्स हैं। लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, है ना, तो ये सब इसी की टर्म्स हैं। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि एटलीस्ट आपको पता होगा, क्योंकि बहुत ही यूनिवर्सल गेम चल रहा है ये, मतलब कि इस समय, मतलब कि इंडिया जो क्रिकेट है वो अच्छे खासे लेवल पे है, तो नॉर्मली हर बच्चे को इसके बारे में पता होता है। चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेलोजन गैस। तो पहले हम देख लेते हैं हेलोजन गैस क्या होती है। ये आपको पीरियोडिक टेबल है। जो ग्रुप नंबर 17 है उसको हम बोलते हैं हेलोजेंस। ये हेलोजेंस का ग्रुप होता है। इसमें आती है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और ये दो। ठीक है, इनका नाम आप मुझे बताएंगे। ये सिंबल तो मैंने, ये सिंबल है AT, ये है TS। ये इसका नाम क्या है इन दो गैसेस का? क्योंकि नॉर्मली हम यहाँ तक तो पढ़ते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लेकिन हम इन दोनों के नाम भूल जाते हैं। और इनकी खासियत ये है कि इनकी वैलेंसी जो है वो 1 होती है, मतलब इनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। और जो 18 है वो नोबल गैसेस होती हैं, उनको हम जीरोथ ग्रुप भी बोलते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है फुल होती हैं, इनको ना चाहिए ना लेना ना देना, एक तरह से ये समझ लो आप। तो 17 ग्रुप जो है वो बेसिकली हेलोजेंस कहलाता है। ठीक है, और कौन सा नहीं है? तो ये हीलियम जो है ये इसका पार्ट नहीं है, क्योंकि हीलियम एक नोबल गैस है। और ये कहाँ इस्तेमाल होती है? ये बैलून्स में इस्तेमाल होती है, आपने देखा होगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आई एज्यूम पता होंगी। और हम नोबल गैस को कैसे याद करते हैं? हम नोबल गैस को याद करते हैं हेमा, नेहा और करीना जीती रहना। इस ट्रिक से हम नोबल गैस को, सारी नोबल गैस को याद कर लेते हैं। ठीक है, ओके, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल फ्रॉम DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी, स्टेट पॉलिसी मेंशन अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज बनता है। तो विलेज पंचायत की जो है बात कौन सा आर्टिकल करता है? आर्टिकल 38 करता है, आर्टिकल 42 करता है, आर्टिकल 40 करता है, या आर्टिकल 36 करता है? कौन सा आर्टिकल करता है? तो आपको पता होगा, है ना, ये हमारे TPSP है। 38 किसकी बात करता है? 38 बात करता है स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ DPSP की बात करता है हमारा 38 आर्टिकल। ठीक है, वहीं हम 42 की बात करें, 42 बात करता है प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी लीव की। ठीक, 36 बात करता है डेफिनेशन की। जो पहला आर्टिकल होता है DPSP, आपको पता है DPSP जो है वो 36 से 51 तक है। तो जो पहला आर्टिकल होता है वो हमेशा डिफाइन करता है चीज़ों को। तो ये डिफाइन करता है कि डिफाइन स्टेट्स एज, जो मतलब कि जो आर्टिकल 12 में दे रखे हैं वही सेम कंडीशन है, स्टेट्स क्या होता है उसको डिफाइन करता है। तो हमारा जो ये पंचायत वाला जो आर्टिकल है वो कौन सा है? वो है आर्टिकल नंबर 40। ये चीज़ आपको बताना चाहिए। साथ साथ आपको बताना चाहिए कि पंचायत जो है को कौन से आर्टिकल, कौन से पार्ट में है? पार्ट नंबर 9 में है। ठीक है, आर्टिकल हैं 243 से 243 तक मेंशन है। ठीक है, शेड्यूल 11 में भी मेंशन है, शेड्यूल 11 में भी मेंशन है। कब ऐड हुआ था? कब ऐड हुआ था ये? तो ये हुआ था 73rd अमेंडमेंट से 1992 वाले से पंचायत ऐड किया गया था। और हमें इनकी कमिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि पंचायत से रिलेटेड कौन कौन सी कमिटीज़ का गठन हुआ। ठीक है, तो आपको मैं कुछ कमिटीज़ बता देता हूँ, कुछ छूट जाएंगी, लेकिन आपको जो मेन मेन इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ। जैसे है बलवंत राय कमिटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता, और है अशोक मेहता। बलवंत राय मेहता कब बनी थी? ये बनी थी 1957 में। ठीक, और अशोक मेहता बनी थी 1970
1978 में बनी थी, ठीक। और फिर है GV के राव कमेटी जो है, ये कब बनी थी? ये बनी थी 1985 में, अशोक मेहता के बाद, ठीक है। और उसी के अगले साल बनी थी LM सिंघवी कमेटी 1986, ठीक है। और ठुंगौन बनी थी, ठुंगौन भी है, ये 1988 में 2 साल बाद। और इसी साल बनी थी एक और, जिसको हम बोलते हैं गढ़गिल कमेटी, ठीक है। अब कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा, जैसे कि बलवंत राय जो कमेटी है, इसने बात की थी 3 टायर पंचायती राज सिस्टम की। वहीं जो अशोक मेहता कमेटी है, इसने बात की थी 2 टायर की, पहली चीज़ ये। और जो LM सिंघवी कमेटी है ये वाली, इसने बात की थी न्याय पंचायत की इस्टेब्लिशमेंट की, न्याय पंचायत एक होनी चाहिए, इसकी बात की थी LM सिंघवी कमेटी ने। और आपको पता होना चाहिए कि पहली बार जो पंचायत है वो किस स्टेट में सेटअप हुई थी, तो आपको पता है कि राजस्थान में सेटअप हुई थी। नागौर जो है वो गांव का नाम था, या ठीक है, वहाँ पर पहली बार पंचायत जो है स्टैब्लिश हुई थी। तो इतनी सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक। स्टार मार्क लगा देता हूँ, ठीक है। और DPSP के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो मैं आपको ज़्यादा इतना डिटेल में बताने की कोशिश इस बार नहीं करूँगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी 2-3 बार 5-6 बार रिवाइज कर लिया है। अगर आगे फिर कभी अगर आता है DPSP, तो हम अच्छे से फिर इस बार इसको देख लेंगे वापस से, ताकि हमें वापस से याद हो जाए। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन पूछता है, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ सरोद प्लेयर पॉपुलरली नोन एट सरोद सम्राट। तो सरोद सम्राट हम किसे कहते हैं, बेसिकली ये पूछा गया है। तो ये मैं आपको बार बार बता चुका हूँ किसको कहते हैं। ये कहते हैं उस्ताद अमजद अली खान को, या फिर उस्ताद अमजद अली बांगश को, ठीक है। आपको बाकी बारे में पता है, पंडित कृष्ण महाराज जो है वो किससे रिलेटेड है? तबला से रिलेटेड है, ठीक है। पंडित रविशंकर सितार से रिलेटेड है, हम इनके बारे में बहुत बार देख चुके हैं। संतूर से रिलेटेड है शिव कुमार हमारे शर्मा, संतूर संतूर संतूर। और सरोद की बात कर लेते हैं, सरोद के और कंपोनेंट कौन कौन हैं, जैसे हैं अलाउद्दीन खान, जो कि फाउंडर हैं किस घराने के, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपको बताना है। अलाउद्दीन खान हो गया, अमजद अली खान हो गया, अली अकबर खान हो गए, अली अकबर खान। इनका एक कंपोजिशन है, वो आपका नाम बताना है, जिसको पूछा गया है SSC द्वारा, हाफिज़ अली खान, ठीक है। राजीव तारानाथ और बुद्धादेव दास गुप्ता, ये क्या है, सरोद से रिलेटेड है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए ही चाहिए। और अली अकबर खान ने जो कंपोजिशन लिखी है उसका नाम क्या है? उसका नाम है दी 40 मिनट्स राग, दी 40 मिनट्स राग, ये इसका नाम है। और अलाउद्दीन खान किस घराने से बिलोंग करते हैं, किस घराने को फाउंड किया था इन्होंने? तो इन्होंने किया था मैयर घराने को। किस घराने को? मैयर घराने को, ठीक है। और कृष्ण महाराज के बारे में हमें इतना कुछ जानना नहीं है। पंडित रविशंकर के बारे में हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि क्या क्या, जैसे कि मैं लिख देता हूँ रविशंकर, ठीक है। पहली बात, इनके गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम था अलाउद्दीन खान, ये पता होना चाहिए। यही मैया घराने वाले, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और मैया घराने से बिलोंग करते थे, ये तो मैं आपको बता ही दिया, मैया घराना, ठीक है। इनकी वाइफ का नाम था अनुष्का शंकर, जो किसकी कंपोनेंट है ये हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, ये सुरबहार बजाती हैं, ठीक है। इनके भाई हैं उदय शंकर, जिन्होंने एक मिक्स डांस जो है फाउंड किया है, जिसका नाम है हाई डांस। क्या नाम है? हाई डांस, ठीक है। और सितार वादक हैं ये तो ठीक है। ये सेकंड म्यूजिशियन हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पहली कौन थी? पहली थी MS सुब्बलक्ष्मी, जिनको 1998 में मिला था। इनको 1999 में भारत रत्न मिला है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और ये पहले थे जिनको ग्रैमी अवार्ड भी मिला था। फर्स्ट टू रिसीव ग्रैमी कब मिला था? ग्रैमी इनको मिला था 1968 में। और रविशंकर को कितने ग्रैमी मिल चुके हैं अब तक 5 ग्रैमी मिल चुके हैं। और जो जाकिर हुसैन हैं, जिनकी अभी रिसेंट में डेथ हुई है, उनको 4 मिले थे, ठीक है। और किस एल्बम के लिए मिला है इनको?
वेस्ट मीट ईस्ट के लिए मिला है। किसके लिए? वेस्ट मीट ईस्ट। और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम बता दीजिए और इनकी एक कंपोजिशन का भी नाम बता दीजिए। इनकी ऑटोबायोग्राफी है माई लाइफ माई म्यूजिक, ये पता होना चाहिए। ठीक है, और इनका एक कंपोजिशन है, उसका नाम है रागमाला। क्या नाम है? रागमाला। तो अगर आपसे पूछ ले कि रागमाला किसका कंपोजिशन है, तो वो रविशंकर का कंपोजिशन है। तो इतनी चीज़ें आपको रविशंकर के बारे में पता होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सब के ऊपर क्वेश्चन बन चुका है। अलाउद्दीन खान के ऊपर क्वेश्चन बन चुका है, मैया घराने के ऊपर क्वेश्चन बन चुका है, अनुष्का शंकर के ऊपर क्वेश्चन बन चुका है, सुरबहार के ऊपर क्वेश्चन बन चुका है, उदय शर्मा शंकर ने कौन सा डांस फॉर्म किया था, हाई डांस, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन चुका है। कितने ग्रामी मिले, ये भी क्वेश्चन बन चुका है। कब पहले पर्सन कौन थे जिनको ग्रामी रिसीव हुआ था, वो भी क्वेश्चन बन चुका है। तो वो कौन थे? रविशंकर ही थे। और उनको कब भारत रत्न कब मिला है? 1999 मिला है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन चुका है। माई लाइफ माई म्यूजिक के ऊपर भी कॉम्पोजिशन बन चुका है। ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ऑटोबायोग्राफी। और इनका एक कंपोजिशन है रागमाला, इसके ऊपर भी क्वेश्चन एसएससी ने बना चुका है। तो आप समझ सकते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट है। और उनको ग्रामी किस एल्बम के लिए मिला था? वेस्ट मीट ईस्ट के लिए इनको मिला था। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स बिल्ड 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज एट डिफरेंट प्लेसेस इन नॉर्थ इंडिया। अब ये होता क्या है, जिससे हम, आपको पता होगा पुराने ज़माने में क्या है, तारों को देख के डिस्टेंस वगैरह नापा जाता था, या डायरेक्शन वगैरह, या फिर जो नक्षत्र वगैरह हैं ये सब देख के कैलकुलेशन की जाती थी। तो एक राजा ने 5 ऐसी ऑब्जर्वेटरीज बनाई थी अलग अलग जगह पे, जिसको हम बोलते हैं बेसिकली जंतर मंत्र के नाम से। मतलब 5 जंतर मंत्र बनाए। अब जंतर मंत्र क्या होता है तो आपको दिखा देता हूँ मैं। जंतर मंत्र होता है ये इस तरह का। ये कहाँ का है? ये दिल्ली का है। ठीक है, ये दिल्ली का है। तो ये 5 जगह पे बनाया गया था। कहाँ कहाँ पे? दिल्ली, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन में बना है, और मथुरा में बना है, और एक लास्ट वाला जो है वो वाराणसी में बना है। ठीक है, अब बेसिकली आप ऐसा समझो कौन सा राजा इन चारों में से है जो ये क्या था, ये एस्ट्रोफिजिक्स जानता था। तो कौन सा राजा है? मतलब वो थे सवाई जय सिंह सेकंड। इन्होंने जंतर मंतर बनवाए हैं 5। ठीक है, ये चीज़ आपको नाम पता होना चाहिए। ठीक है, कहाँ कहाँ है 5 जगह ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर भी क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलते हैं 11वें क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन जो है वो पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कौन सा त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है? थाई पूसम ऑलरेडी देख चुके हैं। थाई पूसम कहाँ का त्यौहार है? थाई पूसम है तमिलनाडु का। जैसलमेर कहाँ का है? नाम से ही पता चल रहा है राजस्थानी है। बिहू कहाँ का है? बिहू 3 तरह का होता है, कहाँ का है? ये है आसाम का। तो कौन सा बच गया? बच गया खजुराहो डांस फेस्टिवल। तो यही एमपी का डांस फेस्टिवल है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। साथ साथ कुछ हम और देख लेते हैं फेस्टिवल, जैसे कि आसाम के देख लेते हैं। आसाम के कौन कौन से हैं? बिहू हो गया, बाइको हो गया, देहिंग पटकाई हो गया, देहिंग पटकाई। ऐसे हम याद करते हैं कि आ, आसाम की एक बहू ने बाई को पटक पटक के मारा, ऐसे करके हम याद करते हैं। अम्बुबाची, मैं आपको ट्रिक्स जो है वो बाद में बता दूंगा, अभी इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी सारी चीज़, अभी बस रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है। अम्बुबाची फेस्टिवल हो गया, जो कि कौन से टेम्पल में सेलिब्रेट किया जाता है ये बताना चाहिए। मजूली फेस्टिवल हो गया, और एक रोंगकेर फेस्टिवल हो गया। ये कहाँ के? आसाम के हैं। मध्य प्रदेश के कौन कौन से हैं जो आपको पता होना चाहिए? खजुराहो तो हो गया, लोकरंग यहीं का है, भगोरी हाट भी यहीं का है, भगोरी हाट। एक है रसनावा, रसनावा गढ़िया यहीं का है। ठीक है, पंचमढ़ी उत्सव यहीं का है, पंचमढ़ी नेशनल पार्क भी यहीं पे है उत्सव। तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल भी यहीं का है, तानसेन म्यूजिक। और एक इम्पॉर्टेंट है चेतिया गेरी बिहार फेस्टिवल, जो कि एक बुद्धिज़्म फेस्टिवल है, गिरी बिहार फेस्टिवल। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और तमिलनाडु और राजस्थान को क्यों हम अकेला छोड़ दें भाई, बुरा मान जाएंगे, इनको भी देख लेते हैं। राजस्थान का देख लेते हैं, इस साइड राजस्थान का देख लेते हैं, इस साइड तमिलनाडु देख लेते हैं, है ना, थोड़ा दूर दूर भी है ना, डिस्टेंस भी है इन दोनों के बीच में।
राजस्थान का जैसे कि आपको पुष्कर मेला नाम आपको पता होगा, ठीक है। गंगौर माता पार्वती के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। बानेश्वर, नागौर मेला, नागौर मेला। बूंदी उत्सव, बूंदी के लिए उत्सव। और एलिफेंट फेस्टिवल। तमिलनाडु के वहीं देखते हैं, पोंगल हो गया, हाँ जल्लीकट्टू हो गया जो कि बुल फाइट है ना। और पुथांडु हो गया जो कि न्यू ईयर फेस्टिवल है, पुथांडु। नट्यांजलि हो गया, नट्यांजलि। और एक है जो बार बार पूछा था, मैं उसका नाम बार बार भूल रहा हूँ। क्या नाम था? अम, कार्तिक कर्थीगाई कर्थीगाई दीपम, कर्थीगाई दीपम, ये नाम बार बार पूछता है, मैं बार बार इसको भूल जाता हूँ। तो ये भी तमिलनाडु का ही है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलते हैं 12th क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन पूछता है, डेमेट्रियस हु वाज अ ग्रीक एम्बेसडर केम टू इंडिया ड्यूरिंग द reign ऑफ विच मॉडर्न किंग। तो कौन से मॉडर्न किंग के दौरान जो है जो ग्रीक एम्बेसडर था डेमेट्रियस, ये आया था। तो आपको पता होना चाहिए, ये तो आपको पता होना ही चाहिए किसके द्वारा आया था। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में वो पता होना चाहिए कि अच्छा पहले ये देख लेते हैं, मौर्यन किंग की जब हम बात करते हैं, तो मौर्य एम्पायर की जब हम बात करते हैं, तो इसके फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य, ये फाउंडर थे इसके, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आए बिंदुसार, और बिंदुसार के टाइम पे ही ये ग्रीक एम्बेसडर आया था, ठीक है। तो और कैसे पता आपको? क्योंकि ग्रीक्स जो हैं बिंदुसार को अमिट्रोक्रैट्स, अमित्रोकैट्स या चैट्स आप जैसे बोलो, इस नाम से इनको बुलाते थे, ठीक है। और बिंदुसार वही हैं जिन्होंने आजीविका सेक्ट को पेट्रनाइज किया था। आजीविका सेक्ट वही है जो कि महावीर के साथ एक दोस्त उनका गया था, जो बाद में अलग हो गया, मखाली कौशल, जिन्होंने बाद में आजीविका सेक्ट बनाया, और उसी को पेट्रनाइज किया था बिंदुसार ने। वहीं हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर लें, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि इन्होंने सेलिकस निकेटर को हराया था, और उन्हीं की बेटी हेलेना से शादी कर ली थी, सेलिकस निकेटर, ठीक है। इन्होंने ही सुदर्शन लेक को बनवाया था, जिसको रिपेयर करवाने का काम किसने किया था? रुद्रदमन फर्स्ट, जो शाका रूलर थे। सुदर्शन सुदर्शन सही लिखा है। सुदर्शन लेक को रिपेयर बनवाया था, किसने बनवाया था? एक्चुअली बनाया किसने था? पुष्यगुप्त शुंग ने बनाया था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के ऑर्डर्स पे बनाया था, शुंग, ठीक, ये चीज़। और इन्होंने ही पहली जैन काउंसिल जो है करवाई थी, कब? 2098 BC में। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। और क्लियर? तो इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वहीं हम बात कर ले अशोक की। अशोक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूलर थे, इनके बारे में बहुत ज़्यादा भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। क्या क्या पूछते हैं मैं आपको बताता हूँ। पहली बात आपको बताना चाहिए कि अशोक जब राजा बने थे, तो इन्होंने अपने 99 भाइयों को मरवा दिया था। एक जो सबसे छोटा था, जिसका नाम था तिस्सा, उसको छोड़ दिया था, ये बताना चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने 12 साल तक राज किया, रूल किया, ठीक है। और अपने कोरोनेशन के 8 साल बाद, 8 ईयर्स बाद, इन्होंने कलिंग वॉर लड़ी, और कलिंग वॉर जब इन्होंने लड़ी, उसके बाद इनका हृदय परिवर्तन हो गया, और ये इन्होंने, इनकी एक पॉलिसी चलती थी बैरी घोष, उसको रिप्लेस कर दिया इन्होंने धम्म घोष से। धम्म घोष का मतलब क्या है? इन्होंने धम्म घोष का वैसे मतलब देखा जाए तो बोलते हैं कॉन्कर्ड बाय हार्ट। अब मतलब हम लड़ाई झगड़ा करके, वॉर करके हम जो है आगे नहीं बढ़ेंगे, अपनी टेरिटरी को आगे नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि लोगों को दिलों से कब्जा करेंगे। और इसके लिए उन्होंने एक ऑफिसर अपॉइंट किया, जिसको हम बोलते हैं धम्म महामात्य, धम्म महामात्य, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना एक बार। ये ऑफिसर अपॉइंट किया ये देखने के लिए कि कौन कौन जो है वो इस पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। इतनी कहानी पता है। उसके बाद इन्होंने अपने बेटा और बेटी, बेटे का नाम था, सन का नाम था महेंद्र, और डॉटर का नाम था शुंगमित्रा, शुंगमित्रा,
इनको श्रीलंका भेजा, जिसको हम पहले उस टाइम पे शेलॉन बोलते थे, ठीक है, टू प्रमोट बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए। अभी मैंने आपको बताया चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने जैन काउंसिल करवाई थी, मतलब वो जैनिज्म को फॉलो करते थे। वहीं पे अशोक जो थे वो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और कई सोर्सेज में ऐसा लिखा हुआ है कि इन्होंने कलिंग वॉर लड़ी, उसके बाद इन्होंने बुद्धिज्म अपनाया, और कई सोर्सेज में ऐसा लिखा हुआ है कि ये स्टार्टिंग से ही बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, ठीक है, ये चीज़। और क्या पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि इनके जो रॉक एडिक्ट्स हैं, इनके रॉक एडिक्ट्स जो हैं वो मेजर कितने हैं और माइनर कितने हैं, ठीक है, साथ साथ इनके पिलर इंस्क्रिप्शन कितने हैं। तो मेजर हैं 14, माइनर है 13, और पिलर हैं कितने 7। और पहला जो बंदा जिसने इनको डिसाइफर किया था उसका नाम है जेम्स प्रिंसप। और अशोक के टाइम में कौन सी लैंग्वेज चलती थी, तो वो थी प्राकृत, और स्क्रिप्ट कौन सी थी, वो थी ब्राह्मी स्क्रिप्ट। इसके ऊपर क्वेश्चन बनाया है रिसेंट में, तो ये जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ओके। और इनके टाइम पे कैपिटल चलता था, मतलब कि जैसे कि आपने देखा होगा एक पिलर बना होता है, उसके ऊपर एक फिगर बना होता है, कहीं ऑक्स का, कहीं बुल का, है ना, कहीं लायन का, तो उसको कैपिटल बोलते थे, ठीक है। जैसे कि मतलब आपने देखा होगा जो एक पार्लियामेंट के बाहर, प्रेसिडेंट ऑफिस के बाहर लगा हुआ है ना, जिसमें बुल बना हुआ है, वो हमने कौन सी जगह से लिया है वो पता होना चाहिए, वो भी एक तरह से कैपिटल ही है ना। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी के लिए इतना ही, क्योंकि आपको सफिशिएंट नॉलेज मिलनी चाहिए, जितनी आपको याद एक बार में आप ग्रास्प कर सको, एक बार में आप याद कर सको। आपको रटना नहीं है चीज़ों को, याद करना है। याद तभी करोगे जब दिमाग में एक इमेज बनेगी, दिमाग में जो है आपकी एक स्टोरी चलेगी बंदे का नाम सुनते ही, ठीक है। तो ये चीज़ पता चाहिए, जैसे कि आप मानते हो ना, जैसे दोस्त पर कहीं गुस्सा उस्सा हो तो अगर उसी दोस्त की शक्ल देख लो, उसी दोस्त के बारे में कोई बात कर ले, तो भयंकर आपके दिमाग में सब कुछ चलने जाता है, फिल्म साले ने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। तो वही चीज़ जो है आपको पता होनी चाहिए, जब भी कोई नाम आपके दिमाग में आए तो उसके अराउंड स्टोरीज आपको, उसके अराउंड फैक्ट्स आपके रिवॉल्व होने चाहिए, ठीक है, तो तभी आप याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट या डज नॉट बिलोंग टू कैटेगरी ऑफ पॉरीफेरा। पॉरीफेरा जो कि एनिमल किंगडम के अंदर फाइलम है, ठीक है। हमने इसके बारे में क्या देखा था, हमने इसके बारे में देखा था कि ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, इसके अंदर पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, ठीक है, और इसके अंदर जो है वाटर कैनाल सिस्टम होता है, ठीक है। और हमें क्या पता होना चाहिए इसके बारे में कि इसकी सिमेट्री, इसके अंदर कोई सिमेट्री नहीं होती, नो सिमेट्रिकल, नॉन सिमेट्रिकल होता है, नो सिमेट्री होती है इसके अंदर, ये डिप्लोप्लास्टिक होता है, ठीक है। और जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो सेलुलर होता है, इसका सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। और स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसके अंदर कोई एक्सोस्केलेटन नहीं होता है, इसके अंदर एक स्केलेटन होता है जिसको हम बोलते हैं एंडोस्केलेटन। ये चीज़ पता होनी चाहिए। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, सीलन है, स्पॉन्जिला है, यूप्लेक्टिकला है। ये नहीं है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यूप्लेक्टिला को हम बोलते हैं ग्लास स्पॉन्ज के नाम से भी, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, ओके। साथ साथ आपको क्या पता होना चाहिए, साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि हाइड्रा किससे बिलोंग करता है, किस फाइलम से, ये बिलोंग करता है सीलेंट्रेटा से, सीलेंट्रेटा। और इनके पास, सीलेंट्रेटा के पास होते हैं स्टिंगिंग सेल्स, स्टिंगिंग सेल्स। वहीं पॉरीफेरा के पास होते हैं कॉलर सेल्स। और एक और तरह के सेल्स पाए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लेम सेल्स। तो फ्लेम सेल किसके पास होते हैं, है ना, किसके पास पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं जिनकी बॉडी फ्लैट होती है, जिनकी फ्लैट बॉडी होती है, जिसको हम बोलते हैं प्लेटी हेलमिंथिस, प्लेटी हेलमिंथिस। इनके पास, जिसके एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, जिसके एग्जांपल हैं फ्लैटवॉर्म्स, फ्लैटवॉर्म्स जैसे कि लिवर फ्लूक, लिवर फ्लूक, या फिर टेप वॉर्म, या फिर प्लेनेरिया। प्लेनेरिया कैसा होता है, ऐसा कुछ होता है ना प्लेनेरिया, ऐसा होता है कुछ, और ऐसी दो आंखें बनी होती है इसकी। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, प्लेटी हेलमिंथिस का। याद रखना है कि इनकी फ्लैट बॉडी होती है, कैसी बॉडी होती थी, फ्लैट बॉडी। चलते हैं 14 क्वेश्चन पे। 14 क्वेश्चन पूछता है, विच इज अ सीरियस कंटेजियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कैसा इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये चीज याद रखना। दैट यूजुअली अफेक्ट द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज एंड थ्रोट, जो नाक और गले पे
इफेक्ट करता है। ठीक है, मेनिंगोकोकल, डायप्थेरिया, सिगेलोसिस या फिर क्लैमिडिया। तो ये क्या एग्जाम आंसर है? इसका आंसर है डायप्थेरिया। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये एक तरह का फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो आपको इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, बस इसको चीज़ याद रखनी है कि डायप्थेरिया जो है वो इफेक्ट करता है नोज और थ्रोट को। ये बैक्टीरियल डिसीज है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एंड आई अज्यूम कि आपको पता होंगी। चलते हैं आगे। द महाराष्ट्र भूषण वॉज कॉन्फर्ड अपॉन डैश इन द ईयर 2002। तो महाराष्ट्र भूषण जो है 2002 में किसको मिला है, बेसिकली ये पूछा गया है। तो जाहिर सी बात है, जो साउथ साइड का होगा वही उसी को मिलेगा। तो हाँ, रविशंकर, भीमसेन जोशी, जसराज, हरिप्रसाद चौरसिया। आपको कौन सा नाम जो है वो साउथ का लग रहा है? रविशंकर नहीं, भीमसेन जोशी बिल्कुल हाँ, तो भीमसेन जोशी ही इसका आंसर हो जाएंगे। जसराज तो आपको पंजाबी नाम लग रहा है। हरिप्रसाद चौरसिया ये कहाँ से हैं? इलाहाबाद से हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया। क्या बजाते हैं? ये फ्लूट बजाते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। और भीमसेन जोशी कहाँ से हैं? ये बेसिकली कर्नाटका से। कहाँ से? कर्नाटका से। और इनको महाराष्ट्र भूषण मिला है 2002 में। इनको भारत रत्न कब मिला है? वो मिला 2009 में। और ये कौन से घराने से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं भैया किराना घराना से। किराना घराना से, जिससे हम बहुत बार इनका बारे में डिस्कशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन lays down that it shall be the duty of Advocate General to give advice to the government of state upon legal matters। तो एडवोकेट जनरल जो है वो गवर्नर को एडवाइस करेगा, ऐसा कौन से आर्टिकल में लिखा है? जाहिर सी बात है, जिस आर्टिकल में मेंशन है 168 में कैसे मेंशन है? 168 में मेंशन है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो गवर्नर और दोनों हाउसेस से मिलकर बनेगी। कंपोजिशन मेंशन है, कंपोजिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो गवर्नर और दोनों हाउसेस से, एक हाउस या तो दोनों हाउसेस से मिलकर बनेगी। ये 168 में। वहीं हम 166 की बात करें तो इसमें मेंशन है कि जो स्टेट के सारे काम हैं वो गवर्नर के नाम पे किए जाएंगे। जैसे हम ये पढ़ते हैं कि सेंट्रल के सारे काम जो हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं, वैसे ही आर्टिकल 166 बोलता है कि स्टेट के सारे काम जो हैं वो गवर्नर के नाम पे होंगे। वहीं 167 क्या बोलता है? 167 बोलता है कि जो सीएम है वो राज्य की सारी जानकारी गवर्नर को देगा। जैसे कि प्रेसिडेंट के केस में प्रेसिडेंट को सारी जानकारी कौन देगा? पीएम देगा। याद है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 165, जो कि एडवोकेट जनरल की बात करता है। ठीक, इतनी सी बात। और दूसरी बात क्या, हमने एडवोकेट जनरल तो देख लिया, अब हम उसके साथ साथ आपको पता है सेंट्रल में कौन होता है? सेंट्रल में होता है हमारा, सेंट्रल में कौन होता है? सेंट्रल में होता है अटॉर्नी जनरल। तो उसके बारे में देख लेते हैं। अटॉर्नी जनरल कौन से आर्टिकल में? पहली बात ये आर्टिकल नंबर 76। ठीक है, पहले कौन थे? पहले थे MC सेतलवाल। अभी कौन है करंट? अभी हैं R वेंकट रमनी। ठीक, इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए। साथ साथ और क्या पता होना चाहिए कि जो हमारा अटॉर्नी जनरल है ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है ऑफ द कंट्री, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। और इसकी क्वालिफिकेशन है ये बेसिकली टू बी क्वालिफाइड टू बी सुप्रीम कोर्ट जज, ये इसकी क्वालिफिकेशन है। अपॉइंटमेंट कौन करता है और कब तक इसका ऑफिस रहता है और सैलरी कौन देता है, ये चीज़ भी पता होनी चाहिए। तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अपॉइंटमेंट हमारे को सेंट्रल पे कौन करता है? प्रेसिडेंट, दादाजी। ऑफिस तब तक रहेगा टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, तो परमानेंट इसका कोई ऑफिस नहीं है। और सैलरी भी प्रेसिडेंट के हाथ में है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। साथ साथ इसके जो आर्टिकल्स हैं वो पता होनी चाहिए। 76 में 4 पार्ट है, 1 2 3 4। 76 1 वाला बोलता है, पहले वाला आपको पता है डेफिनेशन बोलता है हमेशा। पहला वाला जो आर्टिकल होगा किसी भी चीज़ से संबंधित वो उसकी डेफिनेशन बोलेगा। सेकंड में ड्यूटीज़ दे रखी हैं। ठीक है, तीसरे में दे रखा है कि ये किसी भी कोर्ट में जाके बैठ सकता है, ऑडियंस कर सकता है किसी भी कोर्ट में, इसको पूरा पूरा अधिकार है। ठीक है, और फोर्थ में दे रखा है इसका ऑफिस कि ये भैया तब तक है जब तक
टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। दादाजी जब तक खुश रहेंगे तब तक हमारा सूरज चांद रहेगा, तब तक हमारा अटॉर्नी जनरल रहेगा। दादाजी नाराज तो बेदखल। क्लियर? इतनी बात आपको समझनी है, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं आगे। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द ऑफिस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर? 6 year or up to the age of 65 years, 5 years or up to the age of 65 years, 5 years or up to the age of 60 years, या 6 years और up to the age of 60 years। तो इतना तो आपको पता ही होगा इसकी क्या होती है। इसकी होती है 6 years और up to the age of 65 years इलेक्शन कमीशनर की। और इलेक्शन कमीशन जो है वो कौन से जगह पर मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में? वो मेंशन है पार्ट 15 में। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 324 से 329 तक है। ठीक, और इलेक्शन कमीशन के बारे में पता होना चाहिए, ये परमानेंट होता है, परमानेंट बॉडी है, साथ साथ इंडिपेंडेंट बॉडी है, कोई इस पर दबाव नहीं है। और ये इलेक्शन करवाती है सेंट्रल और स्टेट के इलेक्शन करवाती है, रिस्पॉन्सिबल है बेसिकली उसके लिए। ठीक है, और आप फिर बोलोगे पंचायत और म्यूनसिपैलिटी के लिए इलेक्शन कौन करवाता है? पंचायत और म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन जो है वो करवाती है हमारी जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होती है। क्लियर? इतनी चीज़ पता चाहिए। पहले इलेक्शन कमीशनर कौन थे? फर्स्ट थे सुकुमार सेन। ठीक है, और आप मुझे बता दो और क्या, और तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा इससे रिलेटेड। अच्छा हाँ, बिल्कुल सही बात। जो इलेक्शन कमीशन थी पहले सिंगल मेंबर बॉडी थी, फिर वो मल्टी मेंबर बॉडी बन गई, मल्टी मेंबर्ड बॉडी बन गई। उसका रीज़न क्या था और वो कब बनी? मतलब पहले एक थी, अब 1 से 3 हो गई। कब हुई, क्यों हुई, कैसे हुई? तो आपको याद होगा जो हमारा 61st अमेंडमेंट हुआ 1988 में, जिससे जो वोटिंग एज है वो 21 से घटाकर 18 कर दी। ठीक है, तो 18 कर दी मतलब क्या है, और जनता वोट करेगी तो अकेला बंदा संभाल नहीं पाएगा। तो 1989 में इसको सिंगल से मल्टी मेंबर्ड बॉडी बना दिया गया। इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ओके, चलते हैं 18th क्वेश्चन पे। 18th क्वेश्चन आपका पूछता है व्हाट वाज अ सिग्निफिकेंट नेगेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन का पहली बात तो जनता के लिए बहुत अच्छा हुआ, लेकिन कोई भी चीज़ के कुछ फ़ायदे होंगे कुछ नुकसान होंगे। तो इसका ग्रीन रेवोल्यूशन का नुकसान क्या क्या था? तो डिफॉरेस्टेशन था लेकिन कम। सॉइल डिग्रेडेशन जो है ये इसका सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट था। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, हमने हाई यील्ड वैरायटी सीड का इस्तेमाल किया गया और इरिगेशन टेक्निक्स इस्तेमाल की गई। ठीक है, राजस्थान जैसे इलाकों में जहाँ पे पानी का वाटर लेवल जो है बिल्कुल बहुत लो है और पानी खींचा गया तो वाटर लेवल जो है वो और लो हो गया। ठीक है, और लो हो गया, और जब लो हो गया तो साथ साथ उसकी एल्कनिटी भी बढ़ गई, क्योंकि हमने फर्टिलाइज़र वगैरह जो है बहुत सारे प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ किए, बढ़ गए। और फिर उसके बाद जब वो ज़मीन जो है उसका वाटर लेवल बहुत लो हो गया तो वहाँ पे उपजाऊ नहीं रही, तो उसको छोड़ दिया गया, तो वो नॉन यूसेबल बन गया, है ना। लोग छोड़ के दूसरी जगह पहुँच गए। तो ये सब क्या है, ये सब इसके ग्रीन रेवोल्यूशन के डिसएडवांटेज हैं, जो एक्चुअल में हुआ, है ना। ये सारी बातें, और साथ साथ ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में हम सब कुछ तो पढ़ ही चुके हैं, है ना। क्या क्या पढ़ चुके हैं कि भैया जो फादर हैं उनको नॉर्मन बोरलॉग को बोलते हैं। इंडिया में किसको बोलते हैं? इंडिया में बोलते हैं MS स्वामीनाथन को। टर्म किसने दिया था? टर्म दिया था विलियम गॉड ने। ठीक है, और 2 फेजेस में इंडिया में लाया गया। पहले जो रिच और एफ्लुएंट स्टेट थे जैसे कि आंध्रा हो गया, पंजाब हो गया, इनमें लाया गया। दूसरी बार जो है तमिलनाडु और यूपी में लाया गया। ठीक है, हम जो पहले इस्तेमाल करते थे वो इस्तेमाल करते PL 480 वैरायटी का वीट की। फिर हम
जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो हम यूज़ करने लगे हाई यील्डिंग वीट वैरायटी का, और राइस की हम वैरायटी यूज़ करने लगे IR8 जो कि फिलीपींस से ली गई थी। उसके बाद हमने इंडिया में वैरायटी बनाई जिसको हम बोलते हैं जया, और एक और नाम था, नाम भूल गया मैं, जया, चलो ये मतलब नाम मुझे याद नहीं आ रहा, आएगा तो बताऊँगा, ठीक है, बाकी आप एक बार देख लेंगे। तो ये इंडियन वैरायटीज़ बनाई गई IR8 से। IR8 कहाँ की है? ये फिलीपींस की वैरायटी थी, फिलीपींस की, ठीक। किसकी थी? राइस की, ये वीट की, ठीक, इतना बताना चाहिए, ठीक है। चलते हैं आगे 19 क्वेश्चन पे। 19 क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स फॉल इन द अरेबियन सी। तो ये हमारा भारत है, भारत देश है हमारा। ऐसा कुछ है, ऐसा, इस साइड बी ऑफ बंगाल है और इस साइड हमारा अरेबियन सी है। तो बेसिकली आपसे पूछ रहा है कौन सी नदी जो है वो अरेबियन सी में गिरती है, इस साइड गिरती है, मतलब कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन कौन सी हैं? क्या महानदी है? नहीं, ये तो ईस्ट फ्लोइंग है। कृष्णा है? नहीं। साबरमती है? बिल्कुल हाँ, साबरमती ही हमारी वेस्ट फ्लोइंग है। गोदावरी है? नहीं। तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर हमारी इसमें से कौन सी है? वो है हमारी साबरमती। थोड़ा सा आप यहाँ देख लो, ठीक है, ये है हमारी साबरमती। और कौन कौन सी है? माही भी इधर ही है, नर्मदा भी इधर ही है, नर्मदा रिफ्ट वैली में फ्लो होती है, ये पता होना चाहिए। तापी भी यहीं पे फ्लो होती है। बाकी को देखो, ये महानदी कहाँ जा रही है? बे ऑफ बंगाल में जा रही है, ठीक है। गोदावरी कहाँ जा रही है? बे ऑफ बंगाल में जा रही है। कृष्णा कहाँ जा रही है? बे ऑफ बंगाल में जा रही है। कावेरी कहाँ जा रही है? बे ऑफ बंगाल में जा रही है, ठीक है। सुवर्णरेखा कहाँ जा रही है? बे ऑफ बंगाल में जा रही है। तो ये सब क्या है? ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। वेस्ट फ्लोइंग कौन सी? वो ये। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ओके। चलते हैं आगे 20th क्वेश्चन पे। इन द एंशियंट टेम्पल ऑफ महादेव एट महाबलेश्वर द स्पाउट emerging फ्रॉम द माउथ ऑफ काउ स्टैचू इज द सोर्स ऑफ विच रिवर बेसिन। तो आपको पता होना चाहिए कि महाबलेश्वर में कौन सी नदी है। पहले यहीं से आप आंसर कर सकते हैं, क्या कावेरी, क्या कृष्णा, क्या गोदावरी, क्या नर्मदा। और ये जिसकी बात कर रहा है मेरे दोस्त, वो ये स्टैचू है, दिख रहा है आपको? काऊ के माउथ से जो है पानी निकल रहा है। तो ये कौन सा पानी निकल रहा है ये पूछ रहा है आपसे, ठीक, किस नदी का है? तो ये जो नदी है, वो जो लिंक है वही नदी है, ये है हमारी कृष्णा रिवर, ठीक है, जो कि महादेव के महाबलेश्वर टेम्पल में फ्लो करती, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर? चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वॉज द एम्बलम ऑफ चोला डायनेस्टी। चोला डायनेस्टी का सिंबल क्या था, एम्बलम क्या था? क्या वो वुल्फ था, क्या वो हॉर्स था, क्या वो एलिफेंट था, या क्या वो टाइगर था? तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम संगम एज की बात करते हैं तो 3 डायनेस्टी जो है वो साउथ में बहुत पावरफुल इमर्ज होकर निकली। एक थी चेरा, एक थी चोला, एक थी पांड्या, ठीक है। उसमें से जो चोला डायनेस्टी है उसका सिंबल क्या था? उसका सिंबल था टाइगर, जंगल का राजा टाइगर, ठीक। और जो चोला डायनेस्टी है इसको एक्चुअल में बोलते थे चोला मंडलम, चोला मंडलम। और 2 रिवर थी, पेन्नर और वेल्लर, ये इनके बीच में किंगडम था, पेन्नर और वेल्लर रिवर के बीच में ये किंगडम डायनेस्टी स्टैब्लिश थी। इसकी कैपिटल थी, कैपिटल क्या थी इसकी? उरायूर, उरायूर इसकी कैपिटल थी। और बाद में ये पूहर भी कैपिटल बनी थी, है ना। और पूहर ही यहाँ की पोर्ट थी। चोला की पोर्ट कौन सी थी? पूहर थी, जिसको हम कावेरी पट्टनम के नाम से भी जानते हैं। साथ साथ अब पता चाहिए चोला डायनेस्टी जो है वो कॉटन क्लोथ में ट्रेड करती थी, ट्रेड इन कॉटन क्लोथ। और इसका ग्रेटेस्ट रूलर था, उसका नाम था करिकाल, करिकाल, जिसने एक बैटल हुई जिसमें इसने चेरा को भी पेल दिया, पांड्या को भी पेल दिया, और साथ में वहाँ के और भी रूलर थे उनको भी पेला, बहुत मारा, बहुत गजब मारा। तो ये कौन सी बैटल थी ये? इस बैटल का नाम है बैटल ऑफ वाणी या बैटल ऑफ वन्नी, बैटल ऑफ वाणी या वन्नी,
जैसा आप बोलो, ठीक है, ये चीज पता होनी चाहिए। साथ साथ आपको चेरा और पांड्या की हम बात कर लेते हैं। चेरा और पांड्या, चेरा की बात यहाँ कर लेते हैं और पांड्या की बात यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को क्यों छोड़ा है? चेरा का सिंबल था बो एंड एरो, बो एंड एरो इसका सिंबल था, धनुष बाण, ठीक। इसकी कैपिटल थी वज्जी, कैपिटल क्या थी? वज्जी, ठीक है। इसके पोर्ट, दो पोर्ट थे इसके, एक का नाम था मुजरिस, एक का नाम था टोंडी। किसकी? चेरा की, याद रखना है। और चेरा के जो ग्रेटेस्ट रूलर थे, जिन ग्रेटेस्ट रूलर जिसको हम रेड चेरा से बोलते हैं, तो मैं इसको लाल से लिखूंगा भाई, इसको लिखूंगा मैं लाल से, जिसको हम बोलते हैं रेड चेरा के नाम से। तो कौन से रूलर थे जिनको हम रेड चेरा का टाइटल मिला है? वो हैं सेंगुटवम, सेंगुटुवन वन, ये इनके ग्रेटेस्ट रूलर थे। वहीं हम पांड्या की बात करें तो पांड्या जो है, जो तमिलनाडु का रीजन है, इधर इधर पांड्या थे तमिलनाडु में। इनकी सिंबल थी फिश, मछली जल की रानी है। ये इनकी सिंबल थी, ठीक है। और इनकी कैपिटल थी मदुरई। आपको पता है मदुरई में जो है क्या हुए थे? फर्स्ट संगम जो हुआ था वो भी मदुरई में हुआ था, सेकंड संगम जो है वो भी मदुरई में होता है। सेकंड जो है वो कौन सी जगह पे हुआ था? जहाँ पे तोलका पीएम जो स्क्रिप्ट तोलका पीआर ने जो टेक्स्ट है वो लिखा था, ठीक है। तो और क्या, ये जो पांड्या हैं वो फेमस थे अपने पर्ल के लिए, फेमस फॉर पर्ल। और ये रोमन के साथ भी ट्रेड करते थे। पूछा गया था कि कौन से डायनेस्टी थी जो रोमन के साथ ट्रेड करती थी पर्ल का, तो वो थी पांड्या डायनेस्टी, ठीक है। और इनकी पोर्ट का नाम पता होना चाहिए, पोर्ट का नाम था कोरकई। क्या नाम था? कोरकई, ठीक है। और एक चीज़ और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ अलग से, पांड्या के टाइम पे ही आया था मार्को पोलो, है पोलो वाली एकदम वो आती थी ना भाई, ऐसी पन्नी आती थी उसमें ऐसे पोलो पोले वाले बने रहते थे, पोलो की वो टैबलेट टाइप की रहती थी भाई, एकदम ठंडक देती थी ना, क्या मस्त। वही वही पोलो नहीं है भाई, ये दूसरे पोलो है, ठीक है। ये ट्रैवलर है, ये आए थे किसके टाइम पे? पांड्या के टाइम पे, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं 22 क्वेश्चन पे। समता सैनिक दल वॉज फॉर्म्ड इन 1927 बाय whom, किसने बनाया था? तो ये आपको पता होना चाहिए। समता सैनिक दल ये उन्हीं ने बनाया था जिन्होंने बहिष्कृत हितकर्णी सभा बनाई थी, जिन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया था, जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, जिन्होंने महासत्याग्रह में लॉन्च किया था, जिन्होंने टेम्पल एंट्री मूवमेंट किया था कालाराम टेम्पल नासिक में, और जिन्होंने दो वीकली निकाली जिसका नाम है बहिष्कृत भारत और मूक नायक। तो कौन है हमारी ये पर्सनैलिटी? ये है हमारे BR अम्बेडकर सर, है ना, ठीक है। अब मैं इनको बताता हूँ, क्या लाइन वाइज बताता हूँ क्या क्या किया इन्होंने। पहली बात, महासत्याग्रह इन्होंने लॉन्च किया था। सत्याग्रह, महाद एक टैंक था, पब्लिक टैंक, जिसको छूने के लिए मतलब कि मारा पीटा लोगों को, तो उसके खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया था। उसके बाद टेम्पल एंट्री मूवमेंट चलाया, टेम्पल एंट्री मूवमेंट 1930 में, और महासत्याग्रह ये 1927 में चलाया था, ठीक है। और कहाँ चलाया था? ये चलाया था नासिक में। नासिक में एक टेम्पल है जिसका नाम है कालाराम टेम्पल, कालाराम टेम्पल, वहाँ पे चलाया था ये मूवमेंट। और इन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, जबकि INC जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसने सिर्फ सेकंड राउंड टेबल में वो प्रेजेंट थी, और उसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। और इन्होंने जैसे समता सैनिक दल बनाया 1927 में, वैसे इन्होंने बनाया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया। कब बनाया भैया? ये बनाया 1942 में। और इन्होंने बनाया बहिष्कृत हितकर्णी सभा, बहिष्कृत हितकर्णी सभा, कब? 1924 में। और इन्होंने जो वीकली निकाली उसका नाम है बहिष्कृत भारत, बहिष्कृत भारत और मूक नायक, मूक नायक। और जो आप ये नारायण गुरु देख रहे हो,
जो फोर्थ ऑप्शन देख रहे हो, नारायण गुरु जो सर हैं, इन्होंने SNDP, सही बोल रहा हूँ मैं, SNDP मूवमेंट लॉन्च किया था, जिसको हम बोलते हैं श्री नारायण धर्म परिपालन योजना। कहाँ पे? 1905 में। कहाँ पे? केरला में। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। किसने किया था? नारायण गुरु ने। ठीक, चलते हैं आगे। 23rd क्वेश्चन पे आते हैं। 23rd क्वेश्चन पूछता है, ऑन 29 अक्टूबर 2020 द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लॉन्च द SERB पावर स्कीम। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम? इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अलाउ रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पार्लियामेंट एंड जुडिशरी, टू स्ट्रेंथन द सोलर प्रोग्राम ऑफ फ्रांस इंडिया विथ फ्रांस, or to mitigate gender disparity in science and engineering research funding in various academic programs and laboratories, or to allow reservation of women in ministry of science and technology। तो क्या इसका आंसर होगा? पहली बार मैं आपको बता दूं कि SRB का फुल फॉर्म क्या है। SRB का भैया फुल फॉर्म है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, इसकी स्कीम थी पावर स्कीम। ठीक है, पहली बात, ये बोर्ड जो है ये 2009 में बना है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। और ये एक एक्ट से बना है। पहली बात अच्छा, उससे पहले किस डिपार्टमेंट के अंदर था? ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नाम से ही पता चल रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक, और क्या बताया मैंने? ये एक एक्ट से बना था, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। और जिस एक्ट से बना था ये, वो है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। कौन सा वाला? 2008 वाला। ठीक, और इसका जो ये पावर स्कीम है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है टू मिटिगेट जेंडर डिस्पैरिटी इन साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च फंडिंग इन वेरियस प्रोग्राम्स एंड लेबोरेटरीज। ठीक है, क्यों? ताकि हमारे पास बेहतर ऑप्शन मिल सके, हम और ग्रोथ कर सकें, इसलिए ये स्कीम आई थी। इसकी कब आई थी? 2020 में। ये चीज़ पता होनी चाहिए, मैं ये लिखा तो हुआ है 2020 में आई थी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए ही चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द मैस्कॉट ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022? ये अच्छा, ये 2022 में जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे, उसका मैस्कॉट कौन था? मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ। अगर आप इस फोटो से नाम समझ लें तो बहुत अच्छी बात है। ये है भैया हमारा। और ये कौन है? ये है बारासिंगा। ये बारासिंगा कहाँ का स्टेट एनिमल होता है? ये होता है यूपी का स्टेट एनिमल। अब इतने सारे हिंट दे दिए मैंने, अब तो बता दो भाई। तो ये है हमारा मैस्कॉट, जिसका नाम था जीतू। बारासिंगा का नाम था जीतू। और 2022 का ये पता होना चाहिए, 3rd एडिशन थे, पहली बात तो ये। और जीता कौन था? तो ये जीते थे पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ चंडीगढ़। ये वाला जीते थे एडिशन, चंडीगढ़ बोलिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है ये, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6। द वेटेज ऑफ कार्बन इन ग्लूकोज, द वेट परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ग्लूकोज, इसमें कार्बन का वेट परसेंट कितना है? पहले हम पूरे ग्लूकोज का निकालते हैं। आपको पता है 6 ग्लूकोज हैं, और कार्बन का वेट कितना होता है? 12। हाइड्रोजन का कितना होता है? हाइड्रोजन का होता है 1, लेकिन कितने हैं? ये 12 हैं। और ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का होता है 6, और इसके 16 होता है। तीनों को ऐड कर दो, 12 छक्के 72, 12 और 16 छक्के 96, जोड़ो 081, 180 आ गया टोटल ग्लूकोज का वेट। ग्लूकोज का वेट आ गया 180। अब कार्बन का कितना है? कार्बन का कितना है भैया? कार्बन का ये है 72। तो वेट परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 72/180 इंटू 100। 1 0 से 1 0 कट कर लेते हैं, और 18 चौके 72, तो कितना आ गया? 40 बुरस्वाहा।
तो 40 हमारा आंसर आ गया। दैट इज द वेट परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ग्लूकोज। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था ये वाला। माना कि कैलकुलेशन है, पर ये जीके के अंडर ही कंसिडर किया जाता है इस टाइप के क्वेश्चन। तो यहीं पे हमारा आज का सेशन जो है वो ख़त्म होता है। आशा है आपको ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा, आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा, है ना? और नए नए पॉइंट्स आपको जानने को मिले होंगे। और अगर मैंने किसी क्वेश्चन में कोई पॉइंट मिस कर दिया या फिर आप कोई पॉइंट ऐड करना चाहते हैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग कैसा लगा वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और किस तरह के अगली सीरीज़ को हम स्टार्ट करें वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो यहीं पे हमारी आज का जो क्लास है, आज का जो सेशन है वो समाप्त होता है। लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे सभी को।